आएगा आवाज अब। कल जहाँ तक हम लोग किए थे सेट नंबर 1 में, आज हम लोग वहाँ से आगे करेंगे। इसमें केवल 38 क्वेश्चन बचा हुआ है। 100 क्वेश्चन हम लिए थे, लेकिन केवल और केवल 62 ही कल हो पाया था। तो 38 क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करते हैं और फिर देखते हैं सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 के लिए, जैसा कि आपको पता है कि सेट नंबर 2 में हम एडवांस लिखे थे, तो वो सेट नंबर 2 हम फिर कल अपने टाइम पर देखते हैं। सेट नंबर 2 कंप्लीट हो पाता है, पहले तो 1 कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, मिक्सर एंड एलिगेशन का ये सवाल है। पहले इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, लेकिन इसको कराने के लिए एक बार फिर से इसको रिपीट करना होगा, तभी आगे समझ में आएगा। 64 लीटर शराब के एक बर्तन से 8 लीटर निकाले जाते हैं और पानी से भरा जाता है। उसी प्रक्रिया को 2 बार और 3 बार, यानी दूसरी बार और तीसरी बार दोहराया जाता है। परिणाम स्वरूप मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, भरा हुआ है शराब से, ठीक है, और आप 8 लीटर शराब निकालेंगे, उसके जगह पानी डालेंगे, फिर 8 लीटर निकालेंगे, फिर पानी डालेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि शराब की मात्रा घटेगा और पानी की मात्रा बढ़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसकी मात्रा घटेगा उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यानी शराब की मात्रा घटेगा तो आप सीधा सीधा शराब के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, यानी कि शेष बचा प्योर वाइन और अपॉन टोटल। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, निकालने के बाद जो बचेगा उसको ऊपर लिखना है और पानी मिलाने के बाद जो हो जाएगा वो टोटल को नीचे लिखना है। अब 64 में से 8 हटाएंगे, बचेगा 56। अब फिर से 8 लीटर पानी इसमें डाल देंगे तो फिर हो जाएगा 64। दूसरी बार अभी तक के टोटल में से, यानी 64 में से फिर 8 लीटर निकालेंगे तो बचेगा 56। फिर उसमें 8 लीटर पानी डाल देंगे, फिर से 64 हो जाएगा। तीसरी बार अब तक के टोटल में से फिर 8 निकालेंगे तो बचेगा 56, और फिर से उस 56 में 8 लीटर पानी डाल देंगे तो हो जाएगा 64। आप कितनी बार प्रोसेस किए हैं, 3 बार। 3 बार प्रोसेस हो गया, बस इसी को सिंपलेस्ट कर लीजिए। ये 7 और ये 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब आप यहाँ से देखेंगे 7 7 7 ये हो जाएगा 343, और 8 8 8 ये हो जाएगा 512। तो आप ऊपर वाइन को डिफाइन किए हैं तो ऊपर में आपका वाइन रह जाएगा, और नीचे में आप टोटल डिफाइन किए हैं, यानी कि वाइन और वाटर दोनों यहाँ रह जाएगा। तो वाइन और प्लस वाटर ये दोनों मिलके नीचे हो जाएगा। आपको चाहिए वाइन और वाटर का रेशियो, तो देखिए वाइन तो आप देख चुके हैं, वाइन और वाटर को डिफाइन करेंगे तो वाइन कितना बचा है, वाइन बचा है 343, ठीक है। अब 343 दो ऑप्शन में दिख रहा है तो घटाना पड़ेगा। अब टोटल में वाइन इतना है तो वाटर क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाइए, जैसे ही घटाएंगे 169 हो जाएगा, ठीक है। तो वाइन और वाटर में से अगर वाइन हटा देंगे तो वाटर आ जाएगा, तो यही हुआ वाइन और वाटर का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, हालांकि अगर आप जल्दी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसको करने के ये भी तरीके हैं। आप फर्स्ट प्रोसेस कर लीजिए, फर्स्ट प्रोसेस, क्योंकि देखिए जस्ट पहली बार क्या होगा कि 8 लीटर प्योर वाइन निकलेगा, लेकिन अब जब आप 8 लीटर पानी मिला देंगे तो अब ये मिश्रण हो जाएगा। तो दूसरी बार में 8 लीटर निकालेंगे तो मिक्सचर निकलेगा। तो आपको सिर्फ प्योर जो प्रोसेस होता है, यानी प्योर चीज जिस वक्त निकलेगा, बस वही प्रोसेस करना है। तो बताइए 64 है ना, 64 में 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा, ठीक है। 64 में 8 निकालेंगे तो 56। तो आपको क्या करना है कि टोटल और प्योर इसका रेशियो निकाल लेना है, ठीक है, एक प्रोसेस के बाद। तो टोटल तो आपके पास 64 है, और ये जो आपका है ना 8, 64 में से 8 निकालेंगे पहली बार तो बचेगा कितना, पहली बार 8 निकालेंगे तो 56 बचेगा। बस यही प्रोसेस करना है। आप ये प्रोसेस जैसे ही किए, अब इसे सिंपलेस्ट कर दीजिए, और सिंपलेस्ट करने के बाद देखिए कितनी बार प्रोसेस है, 3 बार, तो बस 3 पावर दे दीजिए, हो गया। ये 512 हो गया और ये 343 हो गया। तो ये है आपका प्योर वाइन। अगर आप यहीं पर वाटर डिफाइन करना चाहेंगे तो आप टोटल में से वाइन हटा दीजिए, ये आपका वाटर हो जाएगा, यानी 343 और 169। आप वहीं पर ये प्रोसेस कर सकते हैं।
ठीक है, आइए अब चलते हैं 63 की ओर। अब अभी अभी जो हम काम किए थे उसी का ये एप्लीकेशन है, यानी उसी का इन्वर्स क्वेश्चन है। क्या? पानी से भरा हुआ है एक बर्तन। देखिए पिछले क्वेश्चन में शराब से भरा हुआ था, यहाँ पानी से भरा हुआ है। 8 लीटर पानी निकालते हैं और उसको दूध से भर देते हैं, फिर 8 लीटर निकालते हैं, फिर दूध से भर देते हैं, 2 बार प्रोसेस करते हैं। 2 बार प्रोसेस करने के बाद ये आपके पास 9:40 के रेशियो में 9:40 के रेशियो में वाटर और ये आपका मिल्क हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, आप पानी निकाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, पानी निकाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, धीरे धीरे पानी की मात्रा घट रही है। तो आप कह सकते हो शेष बचा पानी और अपॉन टोटल। अब यहां देखिए, आप टोटल पानी को ए मान लीजिए। अब टोटल पानी को अगर आप ए मानते हैं, जरा सोचिए, टोटल पानी को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ए लीटर। अब ए में से आप 8 निकालिएगा तो बचेगा A-8, फिर से 8 लीटर दूध डाल दीजिएगा तो ये ए हो जाएगा। अब इस ए में से फिर 8 निकालिएगा तो A-8 बचेगा। अब फिर से 8 लीटर डाल दीजिएगा तो फिर से ए हो जाएगा। 2 बार आपने प्रोसेस किया। 2 बार प्रोसेस करने के बाद ये आपके पास है वाटर और ये आपके पास है मिल्क, ठीक है, ये आपके पास क्या है, मिल्क। 2 बार प्रोसेस करने के बाद वाटर है 9 और मिल्क है आपके पास 40, ठीक है। तो बताइए ना, शेष बचा पानी कितना? तो शेष बचा पानी है आपका 9 बटा टोटल क्या होगा? तो टोटल के लिए वाटर और वो मिल्क दोनों ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 49। और यही किसके बराबर होगा? A-8/A, इसके होल स्क्वायर के। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे यहाँ से 3/7 होगा, या 14 लीटर वाटर था। अब यहाँ पर देखिए, एक बर्तन में 80 लीटर मिल्क भरा है। इसमें से 10 लीटर मिल्क निकालकर पानी भर दिया जाता है। इसके बाद मिश्रण में से 16 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। पुनः मिश्रण से 8 लीटर द्रव निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया गया। इसके बाद फिर से मिश्रण में 20 लीटर द्रव निकालकर समान मात्रा में पानी मिला दिया गया। चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण की मात्रा क्या होगी? अब यहां पर मेरे दोस्त आप समझिए, 80 लीटर दूध से भरा हुआ था। इसमें से 10 लीटर आप दूध निकालकर पानी से भर दिए, फिर 16 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिए, 8 लीटर निकालकर फिर उतना ही पानी डाल दिए। इसके बाद से मिश्रण में 20 लीटर द्रव समान मात्रा में मिला दिया गया। चौथे प्रतिस्थापन के बाद बताइए पानी का क्या रेशियो होगा? अब आप समझिए, शेष बचा मिल्क और अपॉन टोटल। अब बताइए, 80 में से आप 10 निकालेंगे तो बचेगा कितना? आपका 70 बचेगा। आप 80 में से 10 निकालेंगे तो बचेगा आपका 70, ठीक है। 80 में से आप 10 निकालेंगे तो बचेगा 70। निकालने के बाद जो बचेगा उसको ऊपर लिखना है। तो 80 में से 10 निकालेंगे तो मेरे दोस्त बचेगा 70। अब कह रहे इसके बाद उसमें, अच्छा, ये आप 10 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दे रहे हैं, यानी कि सेम रिप्लेसमेंट हो रहा है। 16 लीटर आप निकालकर पानी से भर दे रहे हैं, मतलब सेम रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आप 80 था ना, 80, उसमें से आप 10 निकाल लिए, बच गया 70। 10 पानी डाल दीजिएगा तो फिर से 80 हो जाएगा। अभी 80 में से आप निकाल लिए 16 तो बचेगा 64, फिर से 16 लीटर पानी डाल दिए तो फिर से 80 हो गया। अब 80 में तीसरी बार आप निकाले हैं 8 लीटर पानी, ठीक है। तो 8 लीटर पानी निकालेंगे तो बचेगा 72। अब फिर से 8 लीटर निकालेंगे मिश्रण तो बचेगा 72, फिर से 8 लीटर पानी डाल देंगे तो फिर से 80 हो जाएगा। अब क्या कहता है, इसके बाद फिर से मिश्रण को 20 लीटर निकाला जाता है और समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है, यानी इस 80 में फिर 20 लीटर निकालेंगे तो बचेगा 60, उतना पानी डाल दिए तो फिर से हो गया 80। अब ये देखिए 70/80 है ना। अब सोच के देखिए, 80 में से आप 10 लीटर निकालेंगे तो बचेगा 70, ठीक है।
80 में 10 निकालेंगे तो बचेगा 70। फिर से 10 अगर आप पानी मिला देंगे तो 80 हो जाएगा। अब ये 80 में 16 लीटर निकालेंगे, बचेगा 64। अब 16 फिर से मिला देंगे तो 80 हो जाएगा। इस 80 में से आप 8 निकालेंगे तो बचेगा 72। अब उसमें पुनः मिला देंगे 8 लीटर तो 80 हो जाएगा। 80 में से 20 निकालेंगे 60 बचेगा। फिर से 20 उसमें मिला देंगे पानी तो हो जाएगा फिर से 80, फिर से 80 हो जाएगा। आइए अब इसको थोड़ा सा काम करते हैं। अब ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ पे समझना थोड़ा। एक जीरो से एक जीरो ये भी चला गया, 8 8 आपका 64 हो गया, 8 9 आपका 72 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, काटते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम काट रहे हैं इस बात का। अब देखो जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया, 8 8 कितने हो गए 64। अब यहाँ से 8 से 10 बार में जाएगा और 8 से 9 बार में जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम ये 3 बार में जाएगा और ये हमारा 40 बार में जाएगा। तो फाइनली ऊपर में हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 9 सत्ते 63। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 7 21, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, नीचे कितना हो जाएगा ये आपका 400 हो जाएगा। आप जानते हैं ये है आपका टोटल, ये है आपका टोटल, और ये क्या है, ये आपका शेष बचा है मिल्क, शेष बचा है मिल्क। आपसे पूछा गया कि बताइए सर इसमें पानी की मात्रा क्या होगी। अब आप सोचिए अगर हम यहाँ से मिल्क और वाटर निकालने आएंगे, मिल्क और वाटर निकालने आएंगे तो टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है 400। अब इसमें से अगर हम मिल्क हटा दें तो वाटर बचेगा ना, 400 में से 189 हटा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 211। ये हो गया मिल्क और ये हो गया आपका वाटर। अब जानते हैं कि यही जो आपके पास टोटल है ना 400, वो मेरे दोस्त हमारा टोटल है 80 लीटर। अगर 400 का मान 80 लीटर है तो एक का मान क्या होगा, 80/4 यानी 1/, ठीक है 1/5। तो 80/40 यानी कि 1/5। अब एक रेशियो का मान अगर 1 लीटर है तो मुझे चाहिए पानी की मात्रा। तो मेरे दोस्त पानी की मात्रा निकालेंगे तो 211 और गुने ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 42.2 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 42.2 लीटर। चलिए आइए अब इसको देखिए। 70 लीटर के घोल में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है। कह रहा है कि मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसमें 40 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर निकालकर 45 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो घोल में अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा ये बताइए। अब थोड़ा सा चीज को समझिए, देखिए अब यहाँ देखिए 70 लीटर के घोल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:4 है। मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 40 लीटर पानी दिया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 45 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो बताइए घोल में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, ये इसको देखिए 70 लीटर के घोल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:4 है। मिल्क और वाटर का रेशियो ये आपका 5:4 है और इसका वजन कितना है 70 लीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसमें पानी मिला रहा है, निकालकर फिर से पानी मिला रहा है। तो आप पानी मिला रहे हैं तो धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ेगी और दूध की मात्रा घटेगी। जिसकी मात्रा घटेगी उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल बनाइए। ठीक है, तो वो मात्रा घटेगी दूध की, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं शेष
बचा मिल्क, शेष बचा मिल्क और अपॉन टोटल, शेष बचा मिल्क और अपॉन टोटल। अब शेष बचा मिल्क अपॉन टोटल जैसे ही आप करेंगे तो एक काम कीजिए, सबसे पहले मिल्क डिफाइन कीजिए। यहाँ पर मिल्क है कितना, मिल्क है आपका 5, कितना के टोटल में, 9 के टोटल में। तो 9 के टोटल में आपका मिल्क कितना है, 5। 9 के टोटल में आपका मिल्क है 5, ठीक है। अब यहाँ देखना, आपने क्या किया, इसमें मिल्क को डिफाइन कर लिया, मिल्क है आपका 5, कितना के टोटल में, 9 की टोटल में। अब दिमाग लगाइए, आपके बर्तन में घोल तो 70 लीटर है, अब 70 में से 10 जब निकालिएगा तो बचेगा कितना, 60 बचेगा, और इसमें 40 लीटर पानी मिला दीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसके बाद वर्तमान मिश्रण जो हमारे पास 40 है, ठीक, दिमाग लगाइए थोड़ा, क्या हो सकता है, प्रोसेस गड़बड़ ना हो। 70 में से आप 10 निकाले, 60 बचा, अब उस 60 में 40 मिला दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, बिल्कुल। अभी तक का टोटल है 100, अब 100 में से 15 हटाइएगा, 15 निकालिएगा तो 85 बचेगा, ठीक है। और उसमें अगर 45 मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। समझ में आया कुछ, 70 लीटर था ना, उसमें से 10 निकाले बचा 60, 40 पानी दे दिए 100 हो गया, 100 में से 15 निकाले 85, 85 में अगर 45 लीटर पानी डाल देगा तो हो जाएगा 130। इसके बाद तो कोई प्रोसेस नहीं किया, नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 20 तिया 60 हो जाएगा और 20 पंचे 100 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 17 पचे 85 हो चुका है और 3 तिया ये हमारा 9 होगा, और 5 से इसको हम देखेंगे ये हो जाएगा 26। तो आप देख लीजिए, ये आपको 17 दिखेगा और ये 26 तिया 78 दिखेगा। क्या चाहिए आपको, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का। मिल्क कितना है आपका 17, अब 78 में 17 हमारा मिल्क है तो वाटर कितना होगा, वाटर हो जाएगा 61, वाटर हो जाएगा 61। चलिए ये हमारा 65 हो गया। आइए अब 66 की ओर चलते हैं, 66 को समझिए। देखिए इसको, मिल्क और वाटर का मिश्रण 105 लीटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। वर्तमान में मिश्रण में से अगर 25 लीटर निकाल कर उसमें 15 लीटर पानी डाल देते हैं, इसके बाद नए मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद पुनः वर्तमान मिश्रण में से 24 लीटर मिश्रण निकालकर 32 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो मिश्रण में मिल्क और वाटर का वर्तमान अनुपात क्या होगा, थोड़ा इसको समझिए। अब देखिए ये भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मिल्क एंड वाटर का मिश्रण 105 लीटर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:4 है। कह रहा है कि प्रजेंट मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण निकाल के 15 लीटर पानी मिला रहे हैं, फिर 5 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला रहे हैं, पुनः मिश्रण में से 24 लीटर मिश्रण निकालकर 32 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का प्रेजेंट रेशियो क्या होगा। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा है क्लास करने में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब अब देखिए, तो मैं पहले ही कहा था आप लोग को और फिर अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लगातार आपके लिए मैं क्लास करा रहा हूँ, लगातार आपकी महक के लिए क्लास चल रही है, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब क्लास का टाइम हो, ये तो मैं जान रहा हूँ कि नोटिफिकेशन नहीं गया है क्योंकि ऑलरेडी इतना क्लास हो जाता है कि नोटिफिकेशन रात में जाना संभव नहीं है। तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो स्वाभाविक स्वाभाविक सी बात है कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्लास लाइव हुई या नहीं। तो आप लोग जो बाद में वीडियो को देखते हैं वो प्रयास कीजिए कि इस टाइम पर नोटिफिकेशन जाए ना जाए,
आकर के आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए। मैं ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं रख करके मैं ड्यूरेशन को छोटा कर देता हूँ। ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटे का ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि लंबी क्लास कराने में आप लोग को दिक्कत हो रही है, रात में प्रॉब्लम आपको हो जाता है। तो 1.5 घंटे का ही हम रखते हैं शेड्यूल। करना तो मैं आपको बहुत कुछ आपके लिए चाहता हूँ, लेकिन मैं कर तभी सकता हूँ जब आपकी भी इच्छा होगी, है ना। क्योंकि अब देखिए दिन भर ऑफलाइन क्लास रहती है, और ऑफलाइन क्लास होने के इतने क्लास के बावजूद ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, एप्लीकेशन पर फिर भी टाइम निकलता है। तो थोड़ा सा आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिए। अब देखिए मिल्क एंड वाटर का जो रेस मिक्सर है हमारे पास 105 लीटर है। अब मिल्क और वाटर ये जो हमारे पास है वो 105 लीटर है। ये हमारे पास 105 लीटर है, ठीक है। मिल्क एंड वाटर 105 लीटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो आपका 3:4 है। आप क्या देख रहे हो, बार बार मिश्रण निकाल के पानी डाल रहे हो, मिश्रण निकाल के पानी डाल रहे हो, तो धीरे धीरे मिल्क की मात्रा तो घटेगी। और याद रखना, जिसकी मात्रा घटेगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम यहाँ पर शेष बचा जो आपका मिल्क है, शेष बचा मिल्क और अपॉन टोटल, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शेष बचा मिल्क अपॉन टोटल। तो आप सोचिए अगर हम यहाँ मिल्क को डिफाइन करेंगे तो मिल्क हमारा हो जाएगा 3, कितना से मेरे मित्र 7 से, ठीक है। मिल्क हो जाएगा हमारा 3, कितना से 7 से। अब ध्यान से इसको देखिए। अब यहां पर मेरे दोस्त हम क्या कर रहे हैं, 25 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। रेशियो से मिल्क डिफाइन कर लिए ना। अब लीटर में तो 105 है, 105 लीटर मिश्रण में से जब आप 25 लीटर निकालेंगे तो बचेगा आपका 80, ठीक है, बचेगा 80। अब 80 में से आप 15 लीटर निकाल देंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब 105 में से आप 25 निकाले तो बच गया 80। 15 लीटर पानी आप मिला दिए इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 95। अभी 95 में से आप 5 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो बचेगा 90। अब इस 90 में अगर आप 10 लीटर मिला देंगे फिर से तो ये हो जाएगा 100। अब इस 100 में से आप 24 लीटर निकालिएगा तो बचेगा 76। अब इस 76 में से आप 32 लीटर मिला देंगे, हो जाएगा 108, ठीक है। अब मेरे दोस्त आप प्रोसेस कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख पाएंगे 19 चौको 76, 19 बचे 95, ठीक है। 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 18 पचे 90, 18 छके 108, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा ये 2 बार में। अब आप देखिए न्यूमरेटर में आपको 4 दूनी 8 नजर आएगा और डिनोमिनेटर में आपको 35 नजर आएगा। आपको क्या चाहिए, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। अब आप देखिए मिल्क है कितना, मिल्क हमारे पास 8 है और वाटर कितना है, तो टोटल 35 में अगर मिल्क हमारे पास 8 है तो वाटर कितना होगा, 27 होगा। वाटर कितना होगा, 27। तो यहाँ पर हमारा 8 और 27 हो जाए, 8 और 27 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए आप। एक रेजिमेंट में अफसर और सैनिकों की संख्या ये 3:31 है। 6 अधिकारी और 22 सैनिक शहीद हो गए तो रेशियो 1:, हमारे पास 13 बचा। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसर की संख्या क्या थी। अब देखिए युद्ध से पहले ये था ऑफिसर और सैनिक,
तो बताइए ऑफिसर आपका कितना 3x, सैनिक आपका कितना 31x। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि 6 अधिकारी हमारा सही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, युद्ध से पहले ई मेरा ऑफिसर है और ई मेरा सैनिक। ठीक है मेरे दोस्त, आप ये देख रहे हो जितने ऑफिसर थे उसमें से 6 ऑफिसर शहीद हो गए और जितने हमारे सैनिक थे उसमें से 22 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जो हमारे पास रेशियो बचा वो हमारा 1/13 बचा। अब 13 तिया कितना हो जाएगा 39x और 13×6 हो जाएगा 78। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास 31x और -22, 39 में से 31x जाएगा 8x हो जाएगा और 78 जाके उधर प्लस होगा तो ये आपका 56 होगा। x का मान कितने हो जाएंगे 7। अब हमें कहा बताइए युद्ध से पहले अफसर कितने थे 3 और 7 21। क्या 3 और 7 21। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 50 लड़के महाविद्यालय छोड़कर चले गए, 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश करती है, तो ये रेशियो 9:7 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर अनुपात की राशि x मान सकते हो। ठीक है, बॉयज हमारे पास 5x हो गया और गर्ल्स हमारे पास 3x हो गई। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये कॉलेज में बॉयज हैं और ये कॉलेज में गर्ल्स हैं। ठीक, अब जितने बॉयज हैं उनमें से देख रहे हैं कि 50 बॉयज शहीद हो गए और जितनी गर्ल्स है उसमें 50 शहीद बोल रहे हैं। ये क्या पिछले क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट निकल गया। ध्यान दो दोस्त, इतने लड़के थे ना कॉलेज में, उसमें से 50 लड़के बाहर चले गए कॉलेज से और जितनी लड़की थी 50 लड़की और एडमिशन ले ली, तो लड़का में से 50 कॉलेज छोड़कर चला गया, लड़की में 50 लड़की और ऐड हो गई, जिसके कारण कॉलेज में स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 9:7 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये आप देखेंगे कि हमारा 35 है और ये हमारे पास 27 है, यानी मेरे दोस्त हो जाएगा 8x। ठीक, ये 450 ये 350 हो जाएगा आपका 800, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 100। अब x का वैल्यू 100 है, हमें कहा बताइए इनिशियल में कितने लड़के थे, तो यूनियन इनिशियल में 500, इनिशियल में कितने 500 लड़के थे 500। ठीक है, ये था हमारा 68 नंबर। अब हम चलते हैं 69 की ओर। 69 नंबर क्वेश्चन, सेना चयन प्रक्रिया में सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 3:1 था। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम चुने जाते तो सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 4:1 होता। बताइए कितने उम्मीदवार ने इस प्रक्रिया में आवेदन किया था, कितने उम्मीदवार ने इस प्रक्रिया में आवेदन किया था। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए सिलेक्टेड और ये आपका एकदम ध्यान से समझना है, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड का रेशियो क्या है। रेशियो इनिशियल में आपका 3:1, 3:1, यानी कि ये सेलेक्ट वाले हैं और ये रिजेक्ट वाले हैं। इसका मतलब टोटल कितना एप्लीकेशन आया था। अब 3x चुने गए हैं, 1x नहीं चुने गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा एप्लीकेशन वाला कितना है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन आया हमारा 4x। ये चुने गए ये नहीं चुने गए, तो ये हमारा टोटल हो गया एप्लीकेशन। अब क्या है कि कह रहा है जितना टोटल एप्लीकेशन है, अगर 80 कम एप्लीकेशन आया होता और 40 लोग कम चुने जाते, बताइए एप्लीकेशन कितना आया है, तो एप्लीकेशन आया है 4x। ठीक है, अब 4x हमारे पास एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें सिलेक्टेड कितने हैं, सिलेक्टेड हमारा 3x। कह रहे जितना एप्लीकेशन आया अगर उसमें से 80 एप्लीकेशन कम आया होता, जो लोग सेलेक्ट हो गए उसमें से 40 लोग कम सेलेक्ट हुए होते। ठीक है, ध्यान से देखना ये 4x - 80 और ये 3x - 40, तो जो एप्लीकेशन आया उसमें 80 कम आता, जो चुना गया उसमें 40 कम चुना जाता, तो चुने गए और नहीं चुने गए का रेशियो क्या होता
4:1 होता, तो ये हमारे पास 4:1 होता। ठीक है, अब ये देखिए हमारा टोटल अपॉन सेलेक्टेड, तो 4 सेलेक्टेड 1 रिजेक्टेड, तो टोटल कितना 5। तो नया वाला जो टोटल है वो 5 और सेलेक्टेड जो है वो हमारा 4। अभी देखिए ये हमारा 16, ये हमारा 15, तो हो जाएगा x 320 और ये 200, तो ये हो जाएगा 120, यानी x का मान हो गया आपका 120। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि बताइए कितने आवेदन आए थे। अब आप यहाँ पर आवेदन करने चले जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि 480 आवेदन आया था। कितना आवेदन आया था? 480। 480 आवेदन आया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब फिर से आप यही देख पा रहे हैं कि एक सेना चयन प्रक्रिया में सिलेक्टेड और रिजेक्टेड का रेशियो 4:1 है। अब शुरू में सिलेक्टेड और रिजेक्टेड का जो रेशियो है वो हमारे पास 4:1 है। अगर मैं अनुपात की राशि x मान लूँ तो आप जरा बताइए कि 4x हमारा चुना गया, 1x हमारा फेल हो गया, तो बताइए हमारा टोटल क्या होगा। तो जो हमारा टोटल है ना, टोटल वो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो ये 4x सेलेक्ट और 1x रिजेक्ट, इसका मतलब टोटल हमारे पास हो जाएंगे 5x। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि हमारे पास जो ये टोटल हैं और इसमें से जो हमारे सेलेक्टेड हैं, ध्यान दीजिए टोटल 5x एप्लीकेशन आया जिसमें सेलेक्टेड हमारा 4x है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 90 कम एप्लीकेशन आया होता और जो सेलेक्ट हुए उसमें 20 कम होता, तो ये जो हमारी रेशियो होती वो क्या होती? तो रेशियो हो जाती हमारी 5:1। ठीक है, 5:1। तो यहाँ से 5x और यहाँ से 20x, यानी आपका हो जाएगा 15x। ठीक, ये आपका 90 और ये आपका 100, ये तो गड़बड़ हो गया। 4:1, 5:4। 90 कम आवेदन किया होता और 20 लोग कम चुने जाते। ओहो हो, तो ये पास और फेल का रेशियो है। पास और फेल हमारा 5:1, तो टोटल कितना 6। तो आप तो टोटल और सिलेक्टेड लेके चले हो, तो नया वाला टोटल कितना 6, जिसमें सेलेक्टेड कितना 5। अब ऑपरेशन कीजिए 25 और 24, यानी आपका x हो जाएगा, ये आपका 450, ये आपका 120, यानी हो जाएगा 330। तो x का मान हो गया 330। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए ये जो आपका 5x है ना, 5 और इंटू x का मान। तो मेरे दोस्त x का मान कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। x का मान 330 है ना, ये हो जाएगा 1650, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1650 होगा। 1650। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब इसको देखो दोस्त, ये हमारे पास पति पत्नी जिसका विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था कि औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब परिवार की औसत आयु जिनमें पति पत्नी और एक बच्चा जिसका जन्म इसी अंतराल में हुआ वो भी शामिल है 22 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगा? अब आप ये समझिए, पति पत्नी जिसका विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था उसकी औसत आयु विवाह के समय 25 थी, तो प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ 7 साल पहले शादी हुआ, उस समय दोनों का एवरेज 25 था, यानी योगफल 50। तो 7 साल पहले एवरेज 25 था, यानी योगफल 50। अब 7 साल पहले शादी हुआ तो 7 साल पहले अगर 50 का था तब तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? तो प्रेजेंट में हो जाएगा वो 64 का, वाइफ और हस्बैंड दोनों। ठीक है, कह रहे कि अब ध्यान देना, अब परिवार की औसत आयु जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है, जो इस दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ, वो 22 है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और एक बेबी, इसका एवरेज है 22। 22 दिया कितना हो जाएगा? 66। 3 लोगों का एवरेज 22 है, तो योगफल 66। तो वर्तमान में केवल पति पत्नी की बात होगी तो 64, साथ में बच्चे की बात होगी तो 66। इसका मतलब है कि बेबी का उम्र क्या होगा? इसका मतलब बेबी का जो हमारा एज है वो हो जाएगा ये 64 और 66, कितने हो जाएंगे?
2 साल का हो जाएगा, है ना। 2 साल का बेबी हो जाएगा, बेबी 2 साल का हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर 31 डिग्री है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का टेम्परेचर हमारा 29 है। सोमवार का टेम्परेचर शुक्रवार के टेम्परेचर से 37.37% अधिक था, तो सोमवार का टेम्परेचर क्या होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन का एवरेज हमारा 31 है, योगफल हो जाएगा 4 गुने 31। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, गुरुवार, शुक्रवार का हमारा 29.5 डिग्री है। अब यहाँ देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन का अगर हमारा ये एवरेज है, योगफल होगा 4 गुने 29.5, 4 गुने 29.5। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, यानी आप इनको इनमें से घटाइए। जैसे ही आप इनको घटाएंगे ना, तो देखिए ये सब आपका कैंसिल आउट हो गया, मंडे और माइनस फ्राइडे, ये क्या होगा, दोनों में से 4 कॉमन कर लेंगे, 31 और माइनस 29.5 हो जाएगा 1.5। अब आप यहाँ देखिए मंडे और माइनस फ्राइडे, ये हमारा कितना हो जाएगा 6। अब स्पष्ट ये बात लिखा हुआ है कि सोमवार का टेम्परेचर, ठीक है, फ्राइडे के टेम्परेचर से 37.5 डिग्री अधिक है, 37.5% अधिक। अब 37.5% अधिक का मतलब क्या होता है, 37.5% अधिक का मतलब होता है 3/8 अधिक। 3/8 अधिक किस दिन का टेम्परेचर है, मंडे का, किससे, फ्राइडे से। तो ये जो आपका है ना, ये फ्राइडे का टेम्परेचर है, तो फ्राइडे का टेम्परेचर हो गया आपका 8 रेशियो, तो 8x हो जाएगा, उससे 3 ज़्यादा, यानी ये 11x मंडे का टेम्परेचर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। 3x बराबर 6, x बराबर कितना हो गया, 2। x बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू हमारा 2 आ गया, हमसे क्या पूछा है, मंडे का टेम्परेचर, मंडे का 11 और गुने 2 कितना हो जाएगा, 22। तो 22 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। अब आप में से जिनका 22 है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब आप यहां देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर हमारा 40 है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे एवरेज टेम्परेचर अगर हमारा 40 है, तो योगफल हो जाएगा 3 गुने 40। ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिन का एवरेज हमारा 42 है, तो योगफल हो जाएगा 3 और गुने 42। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, थर्सडे का टेम्परेचर दिया है, मंडे का टेम्परेचर आपसे मांग रहा है। अब यहाँ देखिए ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे चला गया, मंडे और माइनस फ्राइडे, ये हमारा हो जाएगा, इनमें से 3 कॉमन कर लीजिए, 40 और माइनस 42। अब देखिए मंडे और माइनस फ्राइडे, ये क्या हो जाएगा आपका, -2 गुने 3 -6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं थर्सडे का टेम्परेचर, ओ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हो जाएगा ना, थर्सडे, ये आपका थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे। थर्सडे का टेम्परेचर है 42 और आपसे पूछा है मंडे का टेम्परेचर क्या होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मंडे का टेम्परेचर 36 हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए, 36 हो जाएगा। 39 कैसे आ गया, ओ 41 है। देखो ये कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो गया है, इसको फिर से कर लो। मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन का टेम्परेचर अगर 40 है, तो योगफल हो जाएगा 3 गुने 40। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका अगर टेम्परेचर हमारा 41 है, तो योगफल हो जाएगा 3 इंटू 41। अब आप यहाँ से देख लीजिए थोड़ा घटाकर, जैसे ही आप इनको घटाएंगे, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये मंडे और माइनस थर्सडे,
कितना होगा? ये दोनों में से हमारा 3 कॉमन अगर लेते हैं, 40 माइनस 41, 40 माइनस 41 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा मंडे और माइनस थर्सडे, ये हो जाएगा -3। अगर हमारा ये 42 है तो 42 जाके घटेगा, या यूं कहें किस में 42 घटाएंगे तो -3 होगा, 39। 39 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए, यदि एक संख्या में क्रमिक 20%, 25% एंड 30% की वृद्धि हुई तो एक समकक्ष वृद्धि क्या होगा? यानी किसी संख्या में 20%, 25% और 30% के 3 लगातार किसी संख्या में मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट डे से आप सभी लोगों की क्लास प्लेटफॉर्म टीचर नाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम आपको टीआरई वाली क्लास कराते नजर आएंगे 8 बजे से। 8 बजे से प्लेटफॉर्म टीचर नाम के चैनल पर टीआरई वाली क्लास होगी, ठीक है, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस लेके आ रहे थे और टॉपिक वाइज प्रीवियस आपका चलने लगेगा। तो प्लेटफॉर्म टीचर वाले चैनल पर आप, प्लेटफॉर्म टीचर चैनल का नाम है, उस पर आप 8 बजे से देखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास स्टार्ट हो जाएगा कल से। अभी देखो, यदि एक संख्या में क्रमिक 20%, 25% और 30% की वृद्धि हुई तो एक समकक्ष वृद्धि प्राप्त करें। अब देखिए ना, इसके लिए मेरे दोस्त आपको ये समझना है इनिशियल और ये हमारे पास फाइनल, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अब 20% इंक्रीज का मतलब 1/5 से इंक्रीज, 25% इंक्रीज का मतलब 1/4 से इंक्रीज, और 30% इंक्रीज का मतलब है 3/10 से इंक्रीज, ठीक है। 1/5 से इंक्रीज का मतलब 5 से 1 बढ़ा के 6 करना, 1/4 के इंक्रीज का मतलब ये हो गया 4 से 1 बढ़ाकर 5 कर लो, और 3/10 से इंक्रीज का मतलब 10 से 3 बढ़ाकर 13 कर लो, ठीक है। अब आओ मेरे दोस्त इसे सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 है और ये हमारे पास 3 है, फाइनली ये हमारे पास 20 होगा, ये हमारे पास 29 होगा। अब आप देखिए इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज 19 का हुआ, किससे? 20 से, और इंटू 100, यहाँ से आपका हो जाएगा 95%। आप में से जिन्होंने 95% किया है बिल्कुल सही है, 95% बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब इसको देखिए अंतिम में, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी है और उन्होंने 11 रुपए में 10 वस्तुएं वस्तु की दर से उन्होंने बेच दिया है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा ये तनिक बताइए, ठीक है। तो आप जानते हो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक तरफ आप आर्टिकल रखते हो और एक तरफ आप प्राइस रखते हो, ठीक है। क्या करना है आपको? तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी है, तो 10 रुपये लगाता है और वो 11 वस्तुएं खरीदता है, 10 रुपये लगाता है और 11 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। उसके बाद वो बेच देता है, कैसे में? 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से। आपको पता है कि खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु की संख्या समान है, समान नहीं दिख रहा है, समान करिए, 11 और 10 कैल्शियम हो जाएगा कितना? 110, 110। तो आप ही बताइए, 110 बनाने के लिए इसको 10 से गुना करना होगा, 110 बनाने के लिए इसमें 11 से गुना। अगर आप 10 गुनी वस्तु खरीदोगे तो 10 गुनी पैसे भी लगेंगे, 11 गुनी वस्तु बेचोगे तो 11 गुने बेचकर पैसे भी मिलेंगे, यानी ये आपको 100 नजर आएगा और ये आपको 121 नजर आएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपको 100 नजर आ रहा है, ये आपका 121 नजर आ रहा है, यानी आपको कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? तो 100 से अगर 121 हो गया तो 21% का इंक्रीज हो रहा है।
21% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। कह रहे एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 की भाव से खरीदता है, उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 3 की भाव से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 की भाव से बेच देता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आप यहां देख रहे हैं, ये है आपका आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल और ये है आपका प्राइस। ठीक है, ये है आपका प्राइस 1 रुपए में 2 की दर से। अब आप देख लीजिए, आपने परचेज किया है पहली बार 1 रुपया में 2 की दर से परचेज किया, दूसरी बार आपने परचेज किया है 1 रुपए में 3 की भाव से परचेज किया है, और तीसरी बार आपने क्या किया, इन सब को बेच दिया, 2 रुपए में 3 की भाव से आपने इसे बेच दिया, 2 रुपया में 3 की भाव से आपने इसे बेच दिया। अब आप यहाँ देखिए, 1 रुपया में आप 2 की भाव से खरीदे हैं, 1 रुपया में आप 3 की भाव से खरीदे हैं, और 2 रुपया में आप 3 की भाव से बेच दिए हैं। अब सवाल ये है कि जितना पहली बार खरीदे हैं उतना ही दूसरी बार खरीदे हैं। 1 रुपया में 2 की भाव से पहले जितना खरीदे हैं, 1 रुपया में 3 की भाव से उतना ही खरीदे हैं, और बेचे हैं सबको 2 रुपये में 3 की भाव से। अगर पहली बार खरीदी गई वस्तु दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या के समान है तो ये समान दिखना भी चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप समान कीजिए। अब समान आप जैसे ही करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 बनाने के लिए 3 से, 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये फाइनली हो जाएंगे 6 और 6 मेरे दोस्त 12। कितने हो जाएंगे? 12। अब देखिए 6 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12 हो जाएंगे। अब आप क्या किए, 12 वस्तु खरीदें तो 12 वस्तु बेचिएगा भी, तो बेच तो 3 ही रहे हैं। अगर 12 वस्तु बेचना है तो 4 गुना कर दो, इधर 4 गुना आपको इधर भी 4 गुना करना होगा, है ना। इधर आपने 3 गुना किया, इधर भी 3 गुना, इधर आपने 2 गुना किया, इसको भी 2 गुना करना होगा। तो आप इस तरह से देख पाएंगे। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इतना तामझाम तो मैंने कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सटीक तरीका है उसको समझिए। जितना पहली बार खरीदे उतना ही दूसरी बार खरीदे, तो आपको मन करेगा कि पहली बार खरीदी गई और दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या को समान करें, लेकिन आप करना भी वही है, लेकिन आपको एलसीएम तीनों का लेना है, इससे कैलकुलेशन आसान होगा। तो तीनों का जो एलसीएम होगा ना, 2, 3 और 3, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 कह रहे हैं, मेरा भी दिमाग खराब है। 6, क्या 6? तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको 6 बनाइए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाइए 2 से मल्टीप्लाई, और इसको। अब ये बताओ 6 वस्तु यहाँ खरीदी, 6 वस्तु यहाँ, टोटल आपने 12 खरीदा। 12 खरीदा तो 12 बेचोगे भी, अभी तक 3 ही बेच रहे हो। 12 बेचना है यानी कि 4 गुनी वस्तु बेचना है। अगर आपको 4 गुनी वस्तु बेचना है तो चार गुनी वस्तु बेचना है तो बेचकर 4 गुना पैसा भी मिलेगा। दुगुनी वस्तु बेचना है तो बेचकर दुगुनी पैसा मिलेगा। 3 गुनी वस्तु अगर बेचना है तो खरीदना है तो 3 गुनी पैसा लगेगा। तो खरीदने में टोटल 3 दो 5 रुपए लग गए, और बेच करके तुमको मिल गए 8। 5 में खरीदे 8 में बेचे, प्रॉफिट कितने? प्रॉफिट हो गए 3। किस पर? 5 पर, और इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका? 20 दिया 60% हो जाएगा, 60% की प्रॉफिट हो जाएगी। देखो मेरे दोस्त, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो क्या है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, और पहले से दुगुनी वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से फिर खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए में 4 वस्तुओं की दर से बेच देता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 4 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, और पहले से दुगुनी वस्तु 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे दोस्त प्राइस है। क्या है आपका? प्राइस। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना, एकदम ध्यान से समझना। देखिए, पहली बार खरीदा है 4 रुपये में 3 वस्तु की दर से, दूसरी बार में खरीदा है 3 रुपया में 2 की दर से,
इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। इन सभी वस्तुओं को 7 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। अब देखो, पहली बार 4 रुपए में 3 की दर से, दूसरी बार 3 रुपए में 2 की दर से, जब बेचने की बारी है 7 रुपए में 4 के भाव से बेच दिया। अब सवाल बड़ा बेहतरीन कहा कि पहली बार खरीदी गई और दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या का जो रेशियो है ना, आप पहली बार से दूसरी बार में दुगुनी वस्तु खरीदे। पहली बार अगर एक वस्तु खरीदा होगा, दूसरी बार में दुगुनी दो वस्तु खरीदा होगा। ठीक है ना। चलिए, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए। कोई बात नहीं दोस्त, हम मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप चिंतित मत हो। मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, परेशान आपको नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं होना। मैं समझ गया हूं कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये मैं समझ चुका हूं। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको वही चीज़ मैं प्रोवाइड करूंगा, है ना। चलो, घबराओ नहीं भाई। पहली बार खरीदी गई, दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या 1:2 करना है ना। 1:2 अगर 2 करना है तो इसको पहले बराबर करो। तो इसके लिए एलसीएम ले लो। 3, 2 और 4 का एलसीएम 12। 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, ई दोनों को भी सेम कर दिया, जबकि हमको सेम नहीं करना है, इसको 1:2 करना है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे एकदम ध्यान से कि किससे मल्टीप्लाई है, 4 से। किससे मल्टीप्लाई है, 4 से। तो मेरे मित्र आप 4 से इधर भी कर दो। अरे भैया, पहले ही दोनों को सेम किए ना, एलसीएम तीनों का लिए, लेकिन सेम ही दोनों को किए, 12 और 12। तो हो गया 1:1, लेकिन करना था 1:2। यानी दूसरी बार जो वस्तु खरीदा वो पहली बार से डबल खरीदा है, कर दिया मैंने वैसा। अब आप देखो, 4 गुनी वस्तु खरीदोगे, 4 गुनी पैसे भी लगेंगे। अगर आप 12 गुनी वस्तु खरीदोगे तो 12 गुनी आपको पैसे भी लगेंगे, बिल्कुल। और यहां देख लो मेरे दोस्त, इन सभी वस्तुओं को एकदम गौर से देखना। इन सभी को अगर आप सेल करोगे तो देख लो यहाँ पर 12 और 24, 36। अगर आपको 36 वस्तु सेल करना है, यानी आपको 9 गुना वस्तु सेल करना है, तो सेल करके 9 गुना आपको पैसे भी मिलेंगे। तो आप यहाँ से देख लीजिए 16, ये 16 है, ये 36 है, यानी 52। तो 52 आपका टोटल सीपी हो गया और टोटल एसपी हो गया 63। तो आपकी प्रॉफिट क्या होगी, 52 का चीज़ 63 में बेचोगे, 52 का चीज़ 63 में बेचोगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर 9 की प्रॉफिट हो जाएगा। किससे, 52 से और इंटू 100। ठीक है। तो यहाँ से देख लो क्या हो सकता है। यहाँ 13 चौको 52, 25 चौके, ये हो जाएगा 25 9 225 और बटे में 13। तो 13 13 13 ओह, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया। 52 52 और 8 60 और इधर 3, 8 3 11, 11 की प्रॉफिट हो रहा है 52 से और इंटू 100। यहाँ से देख रहे हो 25 और यहाँ देख रहे हो 13, इतना बटा 13 होगा। 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, बचेंगे कितने, 2 और बटे में 13। ये आंसर जाएंगे ये। ठीक। अब मेरे दोस्त इसको देखो कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करो। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 30 वस्तु की दर से खरीदता है और कुछ वस्तु 1 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। ठीक है। इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 की भाव से बेच देता है। ठीक है। आप एक तरफ आर्टिकल ले लो और एक तरफ आप प्राइस ले लो।
एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ प्राइस। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 3 की भाव से खरीदता है। 1 रुपया में 3 की भाव से खरीदता है। 1 रुपया में 3 की भाव से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपया में 2 की भाव से बेच देता है। यदि वह पहले प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या में, अच्छा सुनिए, 1 रुपया में 3 की भाव से पहले खरीदा, 1 रुपया में 2 की भाव से फिर खरीदा, और जब इसे बेचने की बारी आई तो ये 2 रुपया में 3 की भाव से, जब बेचने की बारी आई ना तो 2 रुपया में 3 की भाव से उसे बेच दिया। ठीक है, लास्ट में भी लिखा है कि पहली बार और दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या में 2:3 का अनुपात है। कितना? 2:3 का अनुपात है। ठीक है, तो आप यहां देख लीजिए, पहली बार खरीदी गई वस्तु दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या में अगर 2:3 का अनुपात है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम मेरे दोस्त, इसको 2:3 करना है। तो 2:3 कैसे करेंगे? पहली बार खरीदी गई वस्तु दूसरी बार खरीदी गई वस्तु की संख्या का अनुपात 2:3 करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप एलसीएम लीजिए तीनों का। आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हो गया 1:1, लेकिन हमें तो करना है 2:3। ठीक है, तो अभी ये हमारा 1:1 है, करना 2:3 है। जिसको 2 रखना है उसमें 2 से गुना करो, जिसमें 3 रखना है इसमें 3 से गुना करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये आपके पास हो ये जाएंगे, आपने 2:3 कर लिया। 2:3 करने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ा तो इधर भी 4 से करो, इसमें 9 से गुना करना पड़ा तो इधर भी 9 से करो। अब आप यहाँ देख लो, ये 6, 6 दूनी 12, और यहाँ देख लो मेरे दोस्त 9 दूनी 18, यानी पहली बार 12 वस्तु और दूसरी बार में आप 18 वस्तु, कुल मिला के आप 30 वस्तु खरीदें तो आपको बेचना भी 30 वस्तु पड़ेगा। तो अभी तक 3 ही बेच रहे हैं ना, 30 वस्तु बेचना यानी 10 गुना वस्तु बेचना है, तो आपको बेचकर 10 गुना पैसा भी मिलेगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए टोटल सीपी आपका कितना हो गया। टोटल सीपी 9 4 13 हो गया, और टोटल एसपी कितना हो गया? टोटल एसपी हमारे पास 20 हो गया। टोटल एसपी हमारे पास कितना हो गया? 20 हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं उसे पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, इसको थोड़ा समझिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने जाएंगे तो बोलिए, 13 का चीज़ 20 में बेचेंगे 7 की प्रॉफिट होगा, और बटा सीपी कितना? 13 और इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखने जाइए, 13 13 पचे 65 बच जाएंगे कितने? 13 पचे 65 बचेंगे 50, तो 13 तिया 39, 11 और बटे 13 इतना %। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको देखिए, ये क्या है? एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 5 की दर से और उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। 2 रुपए में 9 की संतरे की दर से सारे संतरे को बेच देता है। अगर सौदे में उसे 30 रुपए की नुकसान होती है, बताओ उसने कितने संतरे खरीदी है? कितने संतरे खरीदी है? ले देखिए, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 5 की दर से और उतने ही संतरे 1 रुपया में 4 की दर से खरीदता है। 2 रुपये में 9 संतरे बेचता है। कुल सौदे पर उसे 30 रुपए की हानि होती है। उसने कितने संतरे खरीदे हैं? एक तरफ आर्टिकल ले लीजिए और एक तरफ मेरे दोस्त आपको प्राइस लेना है। एक तरफ आर्टिकल एक तरफ प्राइस। ठीक है, आप यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना। खरीदे हो, 2 बार खरीदे हो। कैसे खरीदे हो? 1 रुपया में 5 संतरे की दर से पहले खरीदे हो, 1 रुपया में 4 संतरे की दर से बाद में खरीदे हो। अब कह रहे हैं कि 2 रुपये में 9 संतरे की दर से
सबको बेच दिए, यानी आप 2 रुपये में 9 संतरे की दर से सबको बेच दिए। कुल सौदे पर उसे 30 रुपए की हानि होती है। उसने कितने संतरे खरीदे? अब थोड़ा मेरे दोस्त सोच के देखिए। अब आप थोड़ा सा यहां पर सोचिए। आपको क्या बोले हैं, पहले जितना संतरे खरीदे थे दूसरी बार में भी हम उतना ही खरीदे हैं। लीजिए, पहली बार खरीदी गई संतरा और दूसरी बार खरीदी गई संतरा की संख्या समान बोला है। यहाँ पर समान है नहीं तो इसको समान करना होगा। कैसे समान करेंगे? तो मेरे दोस्त इसके लिए मन तो करेगा कि 5 और 4 कैल्शियम लें, लेकिन आप तीनों कैल्शियम लेना। 5 और 4 9, तीनों कैल्शियम लेने जाओगे तो 5 4 सॉरी 5 4 9 कह रहे, 5 4 और 9 कैल्शियम हो जाएगा आपका 180। आज लग रहा है कि मेरा भी दिमाग कुछ कम काम कर रहा है। ठीक है, चलो मेरे दोस्त ध्यान दो। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, इन तीनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 180। इसको 180 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 बनाने के लिए 45 से। यहाँ 36 से तो यहाँ भी 36 से, और यहाँ 45 से तो यहाँ भी 45 से। ठीक है, अब आप ये देखिए 180 टोटल आपने वस्तु खरीदा है 360, तो बेचेंगे 360, लेकिन अभी तक बेच रहे हैं केवल 9। तो देखिए कितना गुना, 40 गुना। अब 40 गुना वस्तु आप अगर खरीदे हैं, 40 गुना आप खरीदे हैं तो 40 गुना बेचिएगा। तो जब 40 गुना बेचिएगा तो 40 गुना पैसा भी बेच कर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा। टोटल सीपी 45 और प्लस 36 हो जाएगा 81। टोटल आपका एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लीजिए आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट। हमें तो लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ? तो 81 से 80 यानी 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ कब? जब हम वस्तु मेरे दोस्त खरीदे हैं 360। 1 का नुकसान हमको हो रहा है जब वस्तु खरीदे हैं 360। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नुकसान हमें 30 रुपए की हो रही है तो बताओ हम कितना वस्तु खरीदे होंगे। तो 360 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10,800, यानी आप 10,800 वस्तु खरीदे हैं। 10,800 वस्तु खरीदे हैं। अब इसको देखिए, एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। तो बताइए अंकित मूल्य पर उसे अंकित मूल्य कितना किया होगा यदि उसने 210 में खरीदा होगा। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि 12.5% की कटौती देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो रहा है। 12.5%, देखिए डिस्काउंट 12.5% का मतलब 1/8, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 20% की यानी 1/5 की प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सीपी, एमआरपी और एसपी का रेशियो लेते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/8 की डिस्काउंट का मतलब एमआरपी कितना 8, 1 का डिस्काउंट होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 7। 1/8 के डिस्काउंट का मतलब 8 एमआरपी की चीज़ पर 1 का छूट देंगे तो 7 में सेल करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है 1/5 की, तो देखिए सीपी कितना हमारा 5, 1 की प्रॉफिट होगी तो एसपी कितना होगा 6 हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि एसपी जो है वो आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। जब एक ही वस्तु का एसपी है तो एसपी इक्वल नज़र आना चाहिए। नज़र नहीं आ रहा है तो समान कर दीजिए। तो समान करिएगा तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपको ये सीपी नज़र आएगा, ये एमआरपी नज़र आएगा। यही जो सीपी 35 नज़र आ रहा है वो 210। कितना गुना? 6 गुना। तो 6 गुना है तो आप इधर भी 6 गुना कर दीजिए। 48 8 6 48 और 24 और 4 हो गया 28, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 288 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखो। चलो अब ज़्यादा समय नहीं है, समय बर्बाद करना ठीक बात नहीं है। आइए सवाल देखते हैं।
एक विक्रेता 20% की नगद छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ कमाता है। प्रत्येक 12 वस्तु की बिक्री पर 4 वस्तु फ्री भी देता है। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझो, छूट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है और वह 12 वस्तु के बिक्री पर 4 वस्तु फ्री भी देता है, तो बताइए उसके सीपी और एमआरपी का क्या रेशियो होगा? अब आप मेरे दोस्त देखो, एक डिस्काउंट तो आप 20% की डायरेक्ट दे रहे हो और एक डिस्काउंट आप वस्तु फ्री देकर दे रहे हो। तो सबसे पहले आप दो डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट कर लो, यानी एमआरपी और एसपी का आप रेशियो ले लो। अगर 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप 100 का चीज़ 80 में बेचने की बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक 12 वस्तु पर 4 वस्तु फ्री, यानी वस्तु आप मुझे 16 दे रहे हो लेकिन पैसा 12 का ही ले रहे हो। ठीक है, तो आओ भाई इसको जरा सा एकल रेशियो में कन्वर्ट करो, तो ये 16 पचे हमारा 80 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा 60। यानी यहाँ पे अगर डिस्काउंट हम देखेंगे तो 40%। अब 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद भी अगर इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी और एमपी का क्या रिलेशन होगा? सीपी और एमपी का क्या रिलेशन होगा? तो ध्यान दो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये आपको सीपी नजर आएगा और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ये आपको एमपी नजर आएगा। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट से सीपी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट से एमपी होता है। तो ये 60 और ये 120 यानी कि 1:2। इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपका 1:2 हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा। हम रेगुलर यूट्यूब पर रहते हैं, यूट्यूब भले ही चेंज हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम रेगुलर यूट्यूब चैनल पे रहते हैं, इसमें आप घबराइए नहीं। आओ मेरे दोस्त, अब इसको देखो ये क्या है। एक निर्माता प्रत्येक 12 बोतल पर एक बोतल फ्री देता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है। कह रहा है कि एक बोतल का एमआरपी 117 है, तो बताओ उस बोतल का एसपी क्या होगा? अब बताओ ना, एमआरपी देकर एसपी पूछ रहा है तो एमआरपी और एसपी का रेशियो ले लो। ठीक है, आपने 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अगर मुफ्त देने का वादा किया है, इसका मतलब आपने वस्तु दिया है 13 दर्जन। आपने 13 दर्जन बोतल दिया है लेकिन 1 दर्जन इसमें फ्री है, इसका मतलब पैसा चुकाया जाएगा केवल 12 दर्जन का। तो आपने बोतल दिया 13 दर्जन लेकिन पैसे चुकाए जाएंगे 12 दर्जन के। ठीक है, कह रहा अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी दिया जाता है। अब 25% की छूट, 25% का जो हमारा डिस्काउंट है वो मेरे दोस्त 1/4, या फिर छोड़िए ना, 25% के डिस्काउंट का मतलब है कि 100 एमआरपी का चीज़ आप कितना में सेल कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो 75 में। ठीक है, अब यहाँ से सिंपलेस्ट कर लो, सिंपलेस्ट करोगे तो 25 4 और 25 3। अब यहाँ से देख लो, यहाँ 4 3, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 9। तो ये हो गया एमआरपी और ये हो गया एसपी। यही जो एमआरपी है 117 दिया हुआ है, 13 का नाम 117 दिया हुआ है, 9 गुना, तो इधर भी आप 9 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा समझो क्या है ये। अब मेरे दोस्त आप देख सकते हो, ए और बी दो पार्टनर हैं, 80,000 60,000 रुपये निवेश करके व्यापार स्टार्ट किया है। व्यापार की देखरेख के लिए बी को 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरे साल मिलेंगे। इसके अलावा दोनों को उनकी पूंजी पर 12% ब्याज भी मिलेगी। शेष लाभ को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमें कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 24,000 है, बताओ उसमें बी का हिस्सा क्या होगा? अब यहाँ पर अगर हम काम करने जाएंगे, थोड़ा समझना, ये हमारा ए है और मेरे दोस्त ये हमारा बी है। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है इनका 80,000 और, यहाँ ध्यान दो, 80,000 और 60,000 का मतलब क्या हो गया? इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर आप देखोगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का यही रेशियो होगा।
ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दो, कह रहे कि व्यापार की देखरेख के लिए 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से पूरे वर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, बी व्यापार की देखरेख करता है, 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसको 12 महीने दिए जाएंगे। 12×5 = 60, 12×2 = 24, 36, यानी कि 3,000 रुपये तो इसको ऐसे ही मिल जाएंगे। अच्छी बात है। अब ए और बी को अपने अपने पूंजी पर इसको 12% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर 80,000 का 12% ए को मिलने जा रहा है तो 12×6 = 96,000 रुपये ए को मिलेगा। और अगर 60,000 का 12% यानी 12×6 = 72, 7200 रुपये बी को मिलने वाला है। तब तो आप देख लीजिए कुल मिला के आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको 10,200 रुपये, ये तो आपको बी को मिलने वाला है। और 9600 ये आप देख रहे हैं ये ए को मिलने वाला है। यानी टोटल हम ये देखें कि 24,000 रुपये। अगर 24,000 की प्रॉफिट में 10 और 9 19, ये 19,800 रुपये अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब इसके पास बचा कितना? इसका मतलब इसके पास केवल 4,200 रुपये बचा। अब इस 4,200 रुपये को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेगा तो ए को क्या मिलेगा? तो 4,200 रुपये का इसको मिलेगा 4/7, और बी को क्या मिलेगा? 4,200 का यहाँ से हम देख सकते हैं 3/7, 7×6 ये हो गया हमारा 1,800, और ये 2,400। ठीक, आप दे सकते हैं बी को क्या मिलेगा? तो बी को यहाँ से 1,800 रुपये और मिलेंगे, यानी कि 12,000 मिल जाएगा। ठीक है, 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ हाँ, टीजीटी का बैच चल रहा है। आप ऑफलाइन ला सकते हैं कि ऑनलाइन। देखिए टीजीटी साइंस का बैच चल रहा है। ठीक है, आप एप्लीकेशन पर जा कर के टीजीटी साइंस का बैच ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। अब देखो इसको, ये क्या है? किसी कलम की कीमत 10 रुपये है परंतु 1 रुपये मासिक किस्त देकर 11 महीने में खरीदा जा सकता है, ब्याज की दर क्या होगी? अब थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि कलम का प्राइस है 10, आपने 0 डाउन पेमेंट किया है, इसका मतलब पूरे पूरे 10 रुपये का लोन हो गया है। अब यहाँ क्या है, 1-1 रुपये का आप इंस्टॉलमेंट देंगे, तो 1 रुपये का इंस्टॉलमेंट देंगे, 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा। यानी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं इंस्टॉलमेंट में पैसे पे हो गए। फिर 11वें इंस्टॉलमेंट क्यों लिया? तो 1 रुपये का 11 इंस्टॉलमेंट लिया, यानी आपसे 11 रुपये लिया, इसका मतलब है कि 1 रुपये आपसे इंटरेस्ट ले लिया। ठीक है, अब इन सारे पैसे पर तो 10 अगर जोड़ लेते हैं पूरा पूरा, इन सभी पर 1-1 महीने का ब्याज जोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो इन सभी पर अगर मंथली 1-1 महीने का ब्याज जोड़ेगा तो सब पर अलग अलग जोड़ने से अच्छा है कि सबको एक साथ जोड़ लो। 55 55 पर 1 महीने का ब्याज जोड़ो, तो 1 महीने का ब्याज जोड़ेंगे ना 8% की रेट से, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम और इंटू रेट और अपॉन 100, यही क्या है? ये हमारा इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट कितना है? तो इंटरेस्ट हमारा है 1 रुपये की। अब यहाँ से देखिए आर बराबर क्या होगा, ये 100 और इंटू 12 और बटे में 55। यहाँ से हम देख सकते हैं ये है 20 और ये है 11, 240 और बटे 11, ये हो गया 240 और बटे 11। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज यहीं तक हम रखेंगे प्रोसेस को।